ना बड़ी बहस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोचा नहीं था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इसकी इतनी बड़ी हार होगी, बल्कि कयास तो सारे कांग्रेस के पक्ष में थे कि वो सरकार बनाएगी, क्योंकि राज्य में बारी बारी बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें आती रही हैं। इन चुनावों को सारी बागडोर पूर्व सीएम हरीश रावत के हाथों में दे दी गई थी, लेकिन सब उम्मीदों पर इतर बीजेपी ने सरकार बनाई। इस बीच कांग्रेस ने पार्टी के 3 चेहरे बदल दिए हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद भी शामिल हैं। इनमें क्रम से यशपाल आर्य और करण मेहरा को आसीन किया गया है। ये सभी नेता भले कुमाऊं क्षेत्र से ही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इससे आने वाले समय में कांग्रेस का कितना भला हो सकता है, खासकर 2024 के चुनाव में। क्या इसके साथ ही हरीश रावत और उनका खेमा किनारे कर दिया गया है? आखिर पार्टी किस दिशा में जा रही है? कांग्रेस इसी पर करेंगे बहस और जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस का भविष्य 2024 को देखते हुए क्या है। पहले बात करते हैं पूरी खबर की। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गए बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व विधायक करण मेहरा को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मत दिया है। सीएम धामी को खटीमा में शिकस्त देने वाले विधायक भुवन कापड़ी सदन में उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इन तीनों नियुक्तियों की घोषणा चुनाव नतीजे आने के लगभग 1 महीने बाद की गई है। और इस खास चर्चा में मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस की ओर से अपने पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रतिमा सिंह। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिमा जी, चूंकि टॉपिक आपकी ही पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आपसे पहला सवाल, बहुत देर कर दिया आते आते या फिर देर आए दुरुस्त आए, क्या कहना पसंद करेगी कांग्रेस? लेना चाहते होते हैं और जिसमें पूरे प्रदेश की बात होती है, तो सभी लोगों से संवाद स्थापित करके और बात करके ही इस तरीके के निर्णय होते हैं। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए कि की बात मैं कह सकती हूँ कि सबसे सामंजस्य स्थापित करके एक निर्णय आला कमान ने जो है दिया है, और देखते हैं आगे आगे जो है क्या होता है। जी नवीन ठाकुर जी, यहाँ पर संदेश कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है कि अब हमारी टीम मजबूत है और 2024 के लिए हमने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने बता दिया कि टीम किसकी मजबूत है, और इनको हमारे यहाँ अगर मंत्रालयों का वितरण नहीं हो पाया था एक दिन, तो यही प्रतिमा जी मेरे साथ जो है बहस में ऊपर और नीचे की जो आसमान जमीन एक किए हुई थी, और बोल रही थी कि अब आज कल में ही हमारा नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। उसको भी आज जो है 15 दिन हो गए। 15 दिन में किस मुश्किल के बाद नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को चुनना पड़ा, और आज देखिए इनके 70 जो है पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस जो है चुनाव हारने के बावजूद और रफ्तार की ओर जा रही है। वैसे इनका आंतरिक मामला है, लेकिन जनता सब देख रही है। जनता उस संगठन को क्यों चुनेगी जो खुद का नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, जिस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए जो है नेता नहीं मिल रहे हैं, जनता उनको क्यों चुनेगी? वो अपने संगठन का नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। और आज आप देखिए इस प्रकार जो है भागम भाग कांग्रेस में लगी हुई, इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी में वो भगदड़ है, इतनी बड़ी भगदड़ तो पहले भी कांग्रेस में नहीं रही, और इस हार से कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश है, निराशा में है, पूरी कांग्रेस निराशा में है। आगे आगे देखिए आप किस प्रकार जो है प्रतिमा जी, खुशी कांग्रेस है। बीजेपी कह रही है आप लोगों को इतना वक्त लग रहा है अपना नेता प्रतिपक्ष चुनने में, कांग्रेस अध्यक्ष चुनने में, तो फिर जनता आपको क्या चुने और कैसे चुने, फिर कैसे करे भरोसा? देखिए, मुझे लगता है जनता ने कांग्रेस पार्टी पे सदैव भरोसा जताया है, और कुछ 2000 मुझे लगता है कि कुछ लोग जो जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, कुछ पार्टीज जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के नाम पे जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उन्हें भी वक्त आने पे पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, जनता भ्रमित उस वक्त तक होती है जब तक जनता को ये जनता आश्वासित रहती है कि आपने जो सपने दिखाए हैं ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के पीछे, आप उनको पूरा कर पाएंगे। जब आप सपनों को पूरा नहीं कर पाते और जो सपने आप जनता को दिखा देते हैं, तो जनता को उस पार्टी की
सकती है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ना करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी पे अगर जनता ने भरोसा ना किया होता तो हमें 65 साल के करीब अपनी सेवा करने का मौका नहीं दिया होता। इस प्रदेश में भी हमने जो है सरकारें चलाने का कार्य किया है। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है। प्रतिमा जी, रिकॉर्ड तो यहाँ उत्तराखंड का ये कहता है ना कि बारी इस बार आपकी थी नेतृत्व हाथ में लेने की जनता की। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मिल सकते ना कि बिल्कुल बारी हमारी थी और मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई, जिसकी वजह से इस तरीके का अप्रत्याशित जो परिणाम है वो हमें देखना पड़ा। और ये अप्रत्याशित परिणाम सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं था, आम जनमानस भी आज ये सोच रहा है कि कांग्रेस की सरकार कैसे नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी को खुद को भरोसा नहीं था। अगर इनको खुद को भरोसा होता कि इनके 47 विधायक जीत के आने वाले हैं तो खुद इनके केंद्र से यहाँ पर जो सिचुएशन थी उसको मैनिपुलेट करने के लिए इनके खुद के नेता ना आते, जो किस काम के लिए मशहूर है, ये सबको पता है। आप निर्दलीय लोगों से बात नहीं कर रहे होते, आप बसपा के जो जीत सकते थे विधायक उनसे बात नहीं कर रहे होते, तो भाजपा को खुद को नहीं पता कि ये अप्रत्याशित परिणाम कैसे आए। बिल्कुल, मैंने हमेशा अपनी गलती को स्वीकार करना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। नवीन ठाकुर जी, यहाँ पर प्रतिभा जी कह रही है कि आप अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं, अपनी खामियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। 2022 अब तो चला गया, अब बात 2024 की कर लीजिए और उसके लिए हम ठोक पीट के एकदम तैयार है नई डेंटिंग पेंटिंग के साथ कांग्रेस। नाचना है आनंद तेरा, जनता पर जो है ये सब बात डाल देते हैं और जनमत का अपमान करने का काम करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रदेश की देवतुल्य जनता सब देखती है। किसने तुष्टीकरण की बात की, किसने ध्रुवीकरण की बात की, किसने वादे नहीं पूरे किए, ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। 2014 के बाद मनु जी इस प्रदेश में 46 चुनाव हुए, 41 में कांग्रेस को हार मिली, लेकिन कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है। केवल झूठे आरोप लगाना, जब सत्ता में होते हैं तो वहां धरातल पर काम नहीं करना। अभी देख लीजिए राजस्थान में क्या हाल है, किस प्रकार की जो गुंडागर्दी वहां हो रही है। रामनवमी के जूस पर कितने अत्याचार जो है वहां पर हुए और पुलिस केवल जो राम भक्त है उन्हीं को गिरफ्तार कर रही है। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हैं, एक विशेष वर्ग की राजनीति ये करते हैं और उसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। आप देखिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के तो नेता ने नहीं कहा था कि मुस्लिम हिस्ट्री बननी चाहिए, इनके मुख्यमंत्री के दावेदार के सामने कहा गया, इनके प्रभारी के सामने कहा गया, और अब उसको जब इन्होंने निष्कासित किया वो डंके की चोट पर कह रहा है, वो नेता है इनका छुटभैया नेता डंके की चोट पर कह रहा है और इन्होंने उसको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया कि मुस्लिम हिस्ट्री बननी चाहिए। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों को होना चाहिए, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप, प्रतिभा जी जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दो नेता, आपको पता है, उनको एक महारत हासिल है, उनको इसी बात में महारत हासिल है कि किस तरीके से आप समाज को तोड़ने का कार्य करें। और जब आपको ये पता है कि धरातल पे आपकी स्थिति मजबूत नहीं है और आप चुनाव हारने वाले हैं, तो किस तरीके से समाज को बांट करके, लोगों को भ्रमित करके आप अपना जो है उल्लू सीधा करने का कार्य करिए। अब एक बात समझ जाइए, देखिए मैंने कई बार कहा है कि ज्यादा अहंकार व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। आप उस पार्टी को कह रहे हैं आज नाच न जाने आनंद तेरा, जिसको देखकर आपने अपना संगठन बनाया, हमारी पार्टी का संगठन को देखकर आपने अपना संगठन गठित किया। आप 2 सीटें हुआ करती थी जनसंघ की, तो देखिए ये जनता है, जनार्दन है, आपको तो 65 साल इंतजार करना पड़ा सत्ता में आने के लिए। हमें तो जनता ने कुछ हमारी गलतियां हो गई उसकी वजह से अगर एक बार सत्ता से दूर रख दिया, तो मुझे नहीं लगता, हम जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, आप किस धरातल पे कार्य होने की बात कर रहे हैं। आज सहकारिता विभाग में जो भर्ती घोटाला हुआ, उससे पहले सहकारिता विभाग में पैसों के लेन देन में जो घोटाला हुआ था, कांग्रेस पार्टी उसे उठाती रही है। हाई कोर्ट तक ने उस पर आपको लताड़ लगाई। आपकी जांच कमेटी जून से बनी हुई है 2021 से, उसकी कोई अब तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई और जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने एक कमेटी और गठित कर दी। आप क्यों नहीं उस मंत्री को बर्खास्त करने का कार्य कर रहे हैं जिसके ऊपर 610 जो कर्मचारी है घूस लेकर के उनको नौकरियां देने का आरोप लगा हुआ है और उस मंत्री पे एक नहीं कई आरोप लगे रहते हैं। नवीन जी, ये इशारा धन सिंह रावत के लिए है, इशारा धन सिंह रावत के लिए है और आज धरना प्रदर्शन भी सचिवालय के बाहर किया है कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि अब हमारी संख्या 11 नहीं रही है, बढ़कर 19 हो गई है, तो छोड़ने वाले नहीं है किसी भी मुद्दे पर। बिल्कुल, देखिए आज से पूर्व 22 से पूर्व जितनी भी डिबेट होती थी, मैं हर डिबेट में यही बोलता था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है।
तो इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता कांग्रेस को 11 पे समेट दिया, तो 22 में जो है इनको 5-7 सीटें और दे दे, 18-19 तक आ जाए, कम से कम मजबूत विपक्ष तो रहे। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने दिखा दिया नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुन पाए। पहला सत्र जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के रहा, बिना नेतृत्व के जो है लोग सत्र में बैठे रहे, तो क्या संदेश देंगे? बार बार जो है ये इस देवतुल्य जनता के जनमत का अपमान करने का काम करते हैं। ये बार बार कह रहे हैं उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल बोस दिया। इस तरह के इनके शब्दों के कारण तो इनको बार बार जनता नकारती है। और ये बोल रहे हैं एक आधा हार, 46 दिखाया मैंने आपको चुनाव, 41 में हार मिली आपको, 1 बार 2 बार 3 बार। आप जो है बुद्धिजीवी जनता को, देवतुल्य जनता को मूर्ख मत समझिए। आप बार बार कह रहे हैं कि आंखों में धूल झोंक दी। क्या इस प्रदेश की जनता समझदार नहीं है? क्या इस प्रदेश की जनता आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह जो 41 हार के बावजूद भी जो है ये सपन देख रहे हैं कि हम जनता को मूर्ख बनाते रहेंगे? जनता समझदार हो चुकी है। आपके पुराने खोखले वादों पर नहीं चलती, जो आप 70 वर्षों से जो है वादे कर रहे थे कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। प्रतिभा जी हंस रही है, प्रतिभा जी हंस रही है। हंसने के पीछे कॉन्फिडेंस क्या है प्रतिभा जी? हमने 370 हटाने को कहा था, हमने हटाया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, हम बनाए। तो हमने जो कहा वो किया। ये वो प्रवक्ता बोल रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। ये बड़ी हताशा भरे अंदाज से जो बोल रहे हैं, लेकिन ये अंदाज ही बना कर रहा है कि आप किस तरीके से जीतने के बाद भी हताशा में डूबे हुए हैं। चलिए, आपने कहा आप 10 बार बोल चुके देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता। अरे भाई, उसी देवतुल्य जनता ने सुन लीजिए, बौखलाइए मत, सुन लीजिए, उसी देवतुल्य जनता ने पुष्कर सिंह धामी जी को नकारने का कार्य किया। देवतुल्य जनता आपके हरीश रावत जी 2 जगह से हरा दिया, कितनी जगह भागे हरीश रावत जी, वहां पे भी हरा दिया। आपके प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया हमारे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में 47 सीटें जीती हमने। आपके हरीश रावत जी के हरदा के नेतृत्व में क्यों नहीं गए प्रदेश की जनता ने सरकार बनाई? प्रतिभा जी अगर आप धामी का नाम ले रही है तो वो हरीश रावत का नाम दे रहे हैं, वो हरीश रावत का नाम दे रहे हैं। हरीश रावत जी ऐसे इनके मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था इस प्रदेश को लूट लीजिए, आके छोड़ लूंगा। हरीश रावत जी ने कहा था टीवी चैनल के सामने, टीवी चैनल के सामने। हरीश रावत तो हार का रिकॉर्ड बना रहे ना प्रतिभा जी। पिछली बार भी हार गए थे, इस बार भी हार गए। क्या यही वजह है कि कांग्रेस ने अब उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की सोच ली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी कई दिग्गज हारे, खुद इनके मुख्यमंत्री हार गए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वो जनता के सामने चुनाव मैदान में जाकर लड़ सके, तो उन्होंने लड़ाई से पहले ही नवीन जी से लूंगी मैं इस सवाल का जवाब। लेकिन प्रतिमा जी, आप मुझे जवाब दे दीजिए, हरीश रावत हार गए और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ गया था। क्या यही वजह है कि अब भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहती हरीश रावत पर कांग्रेस, इसलिए एकदम साइडलाइन कर दिया है? हरीश रावत युग खत्म हो गया, हम मान लें? देखिए, मुझे लगता है, देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एक हार जीत, मैं कहती हूँ, हार जीत से व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं निर्भर करता है। ये जनता है, जनार्दन है, ये अपना जो है विवेक का इस्तेमाल करती है। बात समझिए, ये आला कमान तय करेंगे कि किसका भविष्य क्या होगा क्या नहीं। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी की, मैं यहाँ बैठ के अपने वरिष्ठ नेता का भविष्य तय नहीं कर सकती। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ये तय करेंगे कि हमारे प्रदेश के या अन्य प्रदेशों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनके लिए उनके पास क्या जिम्मेदारियां हैं। तो मुझे लगता है उनका जो अनुभव है बिल्कुल पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी। और कई दिग्गज हारते हैं, और हारने का मतलब ये नहीं है कि जो है उनपे से विश्वास खो जाता है। यहाँ मैंने पुष्कर सिंह धामी का नाम इसलिए लिया था, मैं आपको मिस सक्सेना क्लियर कर देती हूँ कि ये बार बार देवतुल्य जनता के जनमत की बात कर रहे हैं। भाई, जनमत का अपमान तो आप कर रहे हैं। जनता नहीं चाहती कि पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के मुखिया की तरह इस प्रदेश को लीड करें। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब लेंगे। नवीन जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं इसी सवाल के। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने
कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया। जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया। जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर चुनाव के रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने बाद कांग्रेस ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। नेता प्रतिपक्ष है। अपने दर्शकों को बता दें कि यशपाल आर्य उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भुवन कापड़ी को, वो भुवन कापड़ी जिन्होंने धामी को हराया था खटीमा से, इसके साथ ही करण मैना को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या ये जो नई टीम तैयार है कांग्रेस की, वो अब 2024 में नैया कांग्रेस की पार लगा पाएगी? इसी को समझने के लिए आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं। देहरादून से हमारी संवाददाता ज्योत्सना भी जुड़ गई हैं। प्रतिमा सिंह हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही नवीन ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। कांग्रेस से प्रतिमा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और नवीन जी, सवाल जरा प्रतिमा जी का जो था उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रही हैं कि धामी को तो शिकस्त दी थी हमारे भुवन कापड़ी ने, तो एक तरीके से जनमत जो था वो धामी के खिलाफ था। आपने उन्हीं को उत्तराखंड की कमान दे दी, अपमान कर दिया जनमत का। नहीं, देखिए, जनमत का अपमान करने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया। और कितने उदाहरण मैं गिरा दूंगा आपको। जब 1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा था तो जनमत का अपमान इन्होंने किया था। उत्तर प्रदेश में, अगर चलो एक मान लिया आपने, उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग हो रही थी, इन्होंने 4 राज्यों की सरकार बर्खास्त की थी। उस 4 राज्यों के जनमत का अपमान क्यों किया था? हिमाचल की सरकार क्यों बर्खास्त की थी? मध्य प्रदेश की क्यों की थी? आपने राजस्थान की सरकार क्यों की थी? उस जनमत का अपमान किया था, उस पर नहीं बोलेंगे, उसके बीच में तिलक विराट मचाएंगे। इनकी हताशा निराशा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जनमत का अपमान नहीं किया। इस प्रदेश की एक साथ नहीं बोले, जनता तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, नवीन जी, प्रतिमा जी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपनी बात रखिए। ज्योत्सना को मैं लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि ज्योत्सना हमें बेहतर तरीके से समझा पाएंगी। ज्योत्सना, नई टीम तैयार हो गई, हालांकि 1 महीने का वक्त लगा है। प्रतिमा जी कह रही है देर आए दुरुस्त आए। अब आप इस टीम को किस तरह से देखती हैं? 2024 के मद्देनजर बड़ा बदलाव है। मनु, देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन देर आए और एक और मोर्चा खोल के आए, ये बात इस समय कांग्रेस के लिए बहुत सटीक बैठती है।
और प्रतिमा जी भी जानती हैं, भले ही वो अपनी पार्टी का पक्ष बहुत मुखरता से रख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी सिलेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं हाई कमान कहें या वो लोग कहें जिनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई थी पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा पहले भी किया है कि जो क्षेत्रीय संतुलन है उसका ध्यान नहीं रखा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे तो स्पीकर का पद भी कुमाऊं को था और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी कुमाऊं को था, लेकिन मंत्रिमंडल में मैक्सिमम लोग गढ़वाल मंडल से थे, तो कहीं ना कहीं चीजें संतुलित हो जा रही थी। लेकिन इस बार पार्टी के पास केवल 3 बड़े पद थे और तीनों बड़े पद कुमाऊं मंडल को चले गए। और आप इत्तेफाक देखिए कि नेता विपक्ष और उपनेता विपक्ष दोनों एक ही जिले से, 13 जिलों में सिर्फ एक ही जिला हाईकमान को मिला जहां से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भी बना दिया, यानी उधम सिंह नगर की बाजपुर सीट से यशपाल आर्य आते हैं और उधम सिंह नगर जिले के ही खटीमा से भुवन कापड़ी आते हैं। बाकी किसी भी अन्य विधायक को या अन्य जिले को यह मौका नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उससे बड़ा सवाल यह है कि यशपाल आर्य अपने आप में बहुत कद्दावर नेता है, कांग्रेस से शुरू से जुड़े रहे हैं, लेकिन 2017 में वो बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़े, बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और इलेक्शन से ठीक पहले 21 में वो फिर से कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि जो व्यक्ति 5 सालों तक उस सरकार में रहा हो, आज वो दूसरी तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कितनी मुखरता से बात कह पाएगा, क्योंकि 5 सालों तक सरकार के हर फैसले में वो शामिल था। कैबिनेट का डिसीजन एक मुख्यमंत्री या एक मंत्री का नहीं होता है, वो कलेक्टिव डिसीजन होता है और कलेक्टिव डिसीजन में वो भी शामिल है। दल बदलू पर ज्यादा भरोसा है क्या कांग्रेस को? प्रीतम सिंह पसंद नहीं आए, हरीश रावत पसंद नहीं आए, उनको लेकर भी उम्मीद थी। उसकी की बात से पूर्ण सहमत हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इसमें मैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आला कमान को का दोष नहीं दे सकती। उसमें मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो मिसकम्युनिकेशन जरूर हुआ है, जिनके ऊपर दायित्व था प्रदेश और जो केंद्र के बीच में एक जो कम्युनिकेशन करने का, उनकी तरफ से शायद मुझे लगता है कि कुछ गलत जो है कुछ इनपुट दिया गया है। तो ये एक बात है जिसपे थोड़ा बहुत असहमति हो सकती है। बाकी सब ठीक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब दे दूं। मैंने कई बार ये कहा है कि तथ्यों का पता ना हुआ करे तो बात ना किया करे। जो है 1992 की उन्होंने बात करी, हमने प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया 4 स्टेट में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है SR बोम्बई का केस, इनको कह दीजिएगा अगर आप पढ़ लेंगे जाकर के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट लिसन टू मी एंड द गवर्नमेंट हु कैन नॉट प्रोटेक्ट द सेक्युलरिज्म that government does not have right to run the government in that state। ये वर्ड से क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के इस वजह से उन स्टेट की सरकारों को गिराना पड़ा। उन स्टेट में जो कांग्रेस बेसब्री से झूठ बोलती है, झूठ के कारण आपको जनता बात नकारती है। आपकी सरकार थी, आपने सारे आप लोग कहाँ 1947 में चले गए हैं? 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ है। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस के भविष्य को लेकर तो आज डिबेट है, कांग्रेस पर आ जाते हैं। कहाँ आप लोग उलझ गए? ज्योत्सना, चूंकि अभी प्रीतम सिंह का जिक्र हुआ था और प्रीतम सिंह को लेकर आज ब्रेकिंग लगातार चल रही है कि प्रीतम सिंह की मुलाकात सीएम धामी के साथ हुई है। इस मुलाकात के मायने क्या निकाला जाए? क्या यहाँ टेंशन बढ़ गई है अब कांग्रेस के लिए? देखिए मनु, मैं आपसे कुछ देर पहले पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रीतम सिंह से मिल के आ रही हूँ और बिल्कुल कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ी हुई है और मैं ये बात कह सकती हूँ कि आने वाले दिन कांग्रेस के लिए बहुत स्मूथ नहीं है। कुछ भी कांग्रेस के अंदर हो सकता है। जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक और मोर्चा खोल के आए, तो वो मोर्चा खुलेगा, देर से ही सही, 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर के अंदर खुलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ सुगबुगाहट कांग्रेस के अंदर मुझे साफ नजर आई। और अगर मैं प्रीतम सिंह की बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और जैसे प्रतिभा जी ने भी कहा कि जो लोग
समन्वय स्थापित करने के लिए डिप्यूट किए गए थे हाई कमान की तरफ से, उन्होंने कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेट किया है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 13 में से एक ही जिला उधम सिंह नगर जिले से मुख्यमंत्री भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है और उपनेता प्रतिपक्ष भी है। आप सोचिए कि एक जिला कितना मजबूत हो गया है और कांग्रेस के 2 पद वहीं चले गए। दूसरा, आज प्रीतम सिंह ने और क्लियर बात कही कि अगर गुटबाजी पार्टी को कमजोर करने में मेरा कहीं भी कोई रोल है और वो साबित होता है तो नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे सकता हूं या कोई भी कदम उठा सकता हूं। साथ ही उन्होंने हाईकमान से मांग की कि जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दी थी उठा सकता हूं, और यहाँ पर मोर्चा खोलने की बात अब ज्योत्सना कह रही है और ज्योत्सना की कोई भी खबर जाया नहीं गई है, उनके सूत्र बहुत मजबूत रहे हैं। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के आरोप किसी के भी द्वारा, चाहे वो प्रभारी हो हमारे प्रदेश के, चाहे अन्य नेता हो, अगर नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पे किसी भी तरीके की गुटबाजी के चलते कांग्रेस को हराने का आरोप है, तो मुझे लगता है ये कतिपय सत्य नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि प्रीतम सिंह जी, जैसे कि अभी ज्योत्सना जी ने कहा कि कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, और जब राजनीति में एक ईमानदारी और वफादारी और जो धरातल पे स्थिति होती है, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ईमानदारी और वफादारी की कसौटी में प्रीतम सिंह जी पूरे खरे उतरते हैं और धरातल पे उनकी क्या स्थिति है ये हर व्यक्ति जानता है। 6 बार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर, लेकिन नाराजगी दिख रही है ना, लेकिन नाराजगी प्रतिमा जी दिख रही है। सवाल यही है कि जो क्षेत्रीय संतुलन की बात कही जा रही थी कि आपने टीम कैसे बनाई, आखिरकार आप किस तरीके का मैसेज कन्वे करेंगे अपने बड़े नेताओं को? तो नाराजगी तो यहाँ दिख गई, गुटबाजी यानी और भी ज्यादा यहाँ पर आपकी टेंशन बढ़ाएगी। अब मेरा सवाल यहाँ पर नवीन जी आपसे है, धामी जी से तो मुलाकात हो गई है प्रीतम जी की, क्या वेलकम करने के लिए तैयार है आपकी पार्टी? नहीं, देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है और सिर्फ नेतृत्व की या माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या बात हुई इस विषय में मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने कहा राजनीति में सारी संभावनाएं हैं और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे प्रीतम सिंह जी की अनदेखी की गई, अभी खुद बोल रही है इनकी प्रवक्ता की वो बहुत कद्दावर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो उन्हें कद्दावर नहीं समझा, कांग्रेस ने तो बिल्कुल हाथे पर धकेल दिया, कांग्रेस ने तो उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाए, जबकि वो हमेशा से अपनी सीट बचाते हुए आए हैं। लेकिन हारे हुए व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन प्रीतम सिंह जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी जरूरत नहीं समझी। तो ये खुद ही कांग्रेस तय कर रही है। एक तरफ प्रवक्ता कह रहे हैं बहुत कद्दावर नेता है, दूसरी तरफ इनका शीर्ष नेतृत्व उनको किसी भी तरह के कद्दावर नहीं मान रहा है और हाथे पर धकेल दिया। और प्रतिमा जी, आप लोग टीम तो बना रहे हैं, बदलाव तो कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने नेताओं को साथ में लेकर नहीं चल पा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट आपका। एक बात मैं अपने बड़े भाई को बता दूं कि AICC से कई जो है वहां पर कई पद ऐसे हैं जो प्रीतम सिंह जी को वो ऑफर कर रहे हैं, बट वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि अगर मेरे गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हारी है तो पहले आप उसकी जांच करा करके उसका साक्ष्य दें, उसके बाद ही मैं किसी तरीके के कोई पद एक्सेप्ट करूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पर कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि कोई भी उन्हें जो है साइडलाइन करने का प्रयास भी कर सके, क्योंकि नई टीम के गठन के बाद तो और ये उथल पुथल तेज हो गई है, यानी कि नए राजनीतिक यहाँ पर अब पड़ाव देखने को मिलेंगे कांग्रेस में बड़े नेताओं की तरफ से, और जाहिर तौर पर अब दिलचस्प यहाँ पर राजनीति उत्तराखंड की होती जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर, अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। आज बड़ी बहस में इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम।